हेलो क्लास 9th के चैंपियन बच्चों। तो वर्क एंड एनर्जी का वन शॉट लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर देखिए और अपने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को तैयार कीजिए। और ये चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है उस वन शॉट के वीडियो से तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं। और हो सकता है शायद आपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व भी किए हों। तो मैं आज के इस वीडियो में आपके वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 का देने जा रहा हूं सॉल्यूशन। तो सारे सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा और अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी की बुक ओपन कर रखी है और चलिए मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक दिखा देता हूं। ये देखो मैंने सॉफ्ट कॉपी यहां ओपन कर रखा है पीडीएफ में। और ये रहा वर्क एंड एनर्जी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। ये सारी एक्टिविटीज है जो लिस्ट करके दी गई हैं, इनको देखिए। रीजन आउट वेदर नॉट वर्क इज डन और वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। और इन सारे एक्टिविटीज को आपको देखने के बाद आपको ये बताना है कि क्या वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको हर केस में बताना है कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहली एक्टिविटी, तो यहां मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहली एक्टिविटी है जरा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहली एक्टिविटी क्या है? सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। सुमा पॉन्ड में स्विम कर रही है। तो क्या यहां वर्क हो रहा है? तो जरा ध्यान से सोचो, अगर कोई पर्सन स्विम करे तो इसका मतलब वो अपने आप को किधर फोर्स लगा रहा है। जब हम स्विम करते हैं तो हम पानी पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और पानी पर जो फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगने की वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तभी तो हम तैर कर आगे जा रहे हैं। तो यानी हमने फोर्स भी लगाया, ठीक है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। और वर्क कब होता है? जब फोर्स भी लगे ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो। तो क्या फोर्स लग रहा है? हाँ, स्विम करते समय हम हाथों से क्या लगा रहे हैं? फोर्स, ठीक है। हमने पानी को पीछे ढकेला तो पानी ने हमें आगे की तरफ ढकेल दिया, आगे की तरफ फोर्स लगा दिया, और इसके वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो गया। तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि सुमा ने वर्क किया। तो यहां आंसर होगा वर्क इज डन। वर्क इज डन, ठीक है। यानी कोई पर्सन अगर स्विम करता है, तैरता है, यानी वो वर्क करता है, क्योंकि फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है और दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब आते हैं दूसरी एक्टिविटी पर। अब इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज की जो दूसरी एक्टिविटी है, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। गधा एक बोझा अपने कंधे पर लेकर चल रहा है। तो क्या इस केस में वर्क हुआ? तो इस एक्टिविटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये है गधा, है ना। वो गधा जैसे दिख नहीं रहा है लेकिन डायग्राम में इमेजिन कर लो। अब इसके ऊपर एक बोझा रखा हुआ है, मान लेते हैं ये बोझा है, क्योंकि गधों को यूज किया जाता है बोझा ढोने के लिए। पहाड़ी इलाकों पे आपने देखा होगा जहां गाड़ियां नहीं चल पाती वहां ये खच्चर और गधे यूज होते हैं, है ना। खच्चर ज्यादा यूज होते हैं लेकिन कोई बात नहीं, डंकी भी यूज होते हैं। केदारनाथ में जो लोग दर्शन करने जाते हैं वहां एकदम ऊपर गाड़ियां तो नहीं जा पाती, तो फिर अपने साथ जो सामान लेकर गए हैं, कपड़े, खाने पीने का सामान, पानी, वो लेकर किस पे जाया जाता है? तो वहां खच्चर इस्तेमाल होते हैं, क्लियर। और कई जगह पे गधों का इस्तेमाल होता है। तो आप ये बताइए, अगर ये लोड कैरी कर रहा है गधा तो क्या ये वर्क कर रहा है? तो अगर ये लेकर आगे चलेगा तो यानी आप ये बताइए कि अगर ये गधा इस लोड को लेकर आगे चलेगा यानी डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? आगे की तरफ। और इस लोड पर ये डंकी फोर्स किधर लगा रहा है? तो आप खुद सोचिए, अगर आपके कंधे पर कुछ या आपके सर पे कुछ रख दिया जाए तो वो लोड आपको नीचे ढकेलेगा, तो आपका सर उसके ऊपर ढकेलेगा, फोर्स लगाएगा। तो यहां डंकी ने लोड पे किधर फोर्स लगाया? ऊपर डायरेक्शन में। तो अब ध्यान से देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। यानी गधा तो आगे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, लेकिन गधे ने ऑब्जेक्ट पर या लोड पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाया। तो यहां एंगल क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 बने तो क्या वर्क होगा? नहीं। तो यहां वर्क डन क्या हो जाएगा? यहां वर्क डन हो जाएगा 0। नो वर्क इज डन, ठीक है, नो वर्क इज डन। ये हो गया बी। अब आ जाते हैं सी पर, अगली एक्टिविटी पर।
अगली एक्टिविटी क्या है? ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। एक विंड मिल है जो कि कुएं से पानी निकाल रहा है, ठीक है। अब कुएं से पानी निकालना, क्या यहाँ कोई वर्क हुआ? तो आपने देखा होगा कुएं में जो पानी होता है तो यहाँ हम पुली लगा देते हैं और पुली से बाल्टी की मदद से हम क्या निकालते हैं? पानी निकालते हैं। तो जब हम इसको खींच रहे हैं तो बाल्टी पर ये फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, है ना। आप यहाँ खड़े हो और आप ये जो रस्सी है उसे खींच रहे हो, तो रस्सी यहाँ तक गई है तो रस्सी ऊपर की तरफ जाएगी, यानी फोर्स लगेगा। तो आपने फोर्स लगाया, वो फोर्स रस्सी को और इस बाल्टी को पानी के साथ ऊपर खींचेगी, ठीक है, और बाल्टी ऊपर आएगी, यानी फोर्स भी ऊपर लगा और ये पानी वाली बाल्टी जो है वो ऊपर आएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब भी सेम डायरेक्शन में होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, यानी वर्क तो हुआ ही है, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और एंगल 90 नहीं है नहीं। तो जब 90 नहीं है तो इसका मतलब कि वर्क 0 तो है नहीं, वर्क हुआ है। तो यानी कि यहाँ आपका आंसर होगा वर्क इज डन, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली एक्टिविटी पर, डी। अगली एक्टिविटी क्या कह रही है? ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अगर किसी ग्रीन प्लांट में खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? पत्तियों में। तो क्या यहाँ वर्क हुआ? अब आप ही बताइए, फोटोसिंथेसिस में कोई फोर्स लगता है क्या? फोटोसिंथेसिस में तो एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को बदल दिया जा रहा है ग्लूकोज में, कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है। तो फोर्स क्या है इस केस में? 0। अब जब फोर्स ही 0 हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, क्यों? क्योंकि प्लांट अपनी जगह पर रहकर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्लांट कभी मूव थोड़ी कर रहा है। आपके गांव में आम का पेड़ होगा तो आम का पेड़ धूप में खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि कल के दिन वो आम का पेड़ कहीं और चला जाएगा। तो ना फोर्स लगा ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वर्क इज नॉट डन, यानी वर्क डन क्या होगा? वर्क डन 0 होगा, ठीक है। ये रहा डी केस। अब आ जाते हैं अगले केस पे। अगला केस क्या है? एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। एक इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो उस केस में हमारा एक इंजन होता है और इंजन क्या करता है? इंजन बोगियों को खींचता है, कोचेस को खींचता है, ठीक है, क्लियर। तो ये रहा इंजन, ये रहा इंजन। इंजन खींच रहा है किसको? बोगियों को। तो आप ही बताइए, क्या ये फोर्स लगाए बिना खींच पाएगा? नहीं। तो इंजन फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है और ताकि सारी बोगियां ट्रेन के इंजन के साथ आगे चले, तभी तो एक शहर से दूसरे शहर जा पाएगा। तो फोर्स आगे लगा, हाँ। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? आगे की तरफ। तो फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो क्या वर्क हुआ? जी हाँ, वर्क इज डन, वर्क हुआ है, वर्क इज डन, ठीक है। अगला केस, अगला केस क्या है? अगली एक्टिविटी को ध्यान से देखिए। अगली एक्टिविटी है फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अनाज को आपने धोया, क्योंकि जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं को हम प्लांट से तोड़ेंगे तो वो अभी गंदा है, उसे पानी में धोएंगे, धोने के बाद धूप में सुखाएंगे और तब चक्की पे देंगे ताकि उसे पीसा जाए। तो आपने फूड ग्रेन्स को धूप में रख दिया सूखने के लिए ताकि उसका पानी है वो इवेपोरेट हो जाए। तो इस केस में जरा बताओ, ABCDEF, अगर आपने धूप में किसी फूड ग्रेन्स को रखा है तो क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, फोर्स थोड़ी लग रहा है। हाँ, उसके अंदर जो पानी है वो इवेपोरेट हो जा रहा है, वो बात सही है, लेकिन वहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स नहीं लग रहा है, ना अनाज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ वर्क डन क्या होगा? वर्क डन 0 होगा, वर्क डन इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं अगले केस में। अगला केस क्या है? ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। आपने देखा होगा सेल बोट मतलब ऐसा बोट जिसपे पर्दा लगा रहता है ना, ऐसा रहता है, हवा इस पे लगती है, प्रेशर लगाती है हवा, यानी फोर्स लगाती है, और उस फोर्स के कारण ये नाव नदी में या
किसी समुद्र में आगे बढ़ती है। तो फोर्स लगा, फोर्स लगने के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी वर्क तो हुआ है ना। तो यहां हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन, वर्क इज डन। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। यानी जैसे कि आप एक बॉल ले लीजिए, बॉल को फेंकिए, या जैसे आपने पत्थर कभी फेंका है, मजाक मजाक में पत्थर फेंका होगा, बॉल को फेंका होगा, या आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते होंगे, तो बैट्समैन ने आपकी तरफ मारा, आपने बॉल रिसीव किया और आपने थ्रो किया। तो जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल जाती कैसे है, कभी आपने उसका पाथ, उसका रास्ता देखा है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम किसी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करते हैं, है ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी एक कर्व्ड पाथ में ट्रेवल करता है। आपने यहां से फेंका, है ना, ये ऐसे घूम कर जाएगा और जहां जाना है वहां पहुंच जाएगा। तो वही बोला है कि आप ग्राउंड से, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड मान लीजिए, तो ग्राउंड से आपने किसी एंगल पर बनाकर, ये एंगल थीटा है, तो आपने किसी पर्टिकुलर एंगल पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो कुछ दूर कर्व्ड पाथ पे आगे सेम लेवल पे जाकर गिरा, है ना। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। ग्राउंड से आपने फेंका, वो वापस ग्राउंड पे कुछ दूर जाके गिर गया। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, यानी ये सेम लाइन पर है। ठीक है, नेक्स्ट, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बताना है कि ग्रेविटी फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे जा रहा होगा कर्व्ड पाथ में और आकर कुछ दूर जाकर सेम लेवल पे गिरेगा ग्राउंड पे। अब ग्रेविटी जो फोर्स है वो हमेशा ऑब्जेक्ट पे कहाँ लगती है, तो आप कहोगे सर हमेशा ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लगती है। ये रहा फोर्स, है ना, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ रहेगा फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ग्रेविटी फोर्स ऐसा रहेगा, यानी हमेशा वर्टिकली क्या रहेगा, डाउनवर्ड, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, इस पूरे रास्ते भर में जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो एंगल कितना बना, एंगल बन गया 90 डिग्री, और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन क्या होता है, तो बच्चों वर्क डन होता है 0। तो यहाँ आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 0। यानी यहाँ ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं किया बॉल को आगे ले जाने में। ठीक है, क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा है कि ये बैटरी लाइट से बल्ब, हमने बल्ब को किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया और उसके वजह से वो बल्ब ऑन हो गया। तो डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। तो आपको ये बताना है कि एनर्जी कैसे चेंज हुई, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम बल्ब को बैटरी से जोड़ते हैं, बल्ब ऑन हो जाता है, तो एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है वो पूरा कन्वर्जन का आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखो, सबसे पहले आपने इसको ऐसे समझो कि आपने एक सेल या बैटरी लिया, है ना, क्लियर, और उससे ये तार को जोड़ दिया और तार से क्या जोड़ दिया, बल्ब, है ना।
तो यहाँ सेल में क्या था, सेल में केमिकल भरा था ना, तो केमिकल भरने से सेल में क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन। तो उस केमिकल की वजह से कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ आपने देखा होगा कि वायर में क्या फ्लो हुआ, करंट। करंट में कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो केमिकल एनर्जी के कारण क्या पैदा हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट पैदा हुआ। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इस बल्ब से फ्लो होता है तो उसके वजह से ये बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है और गर्म भी हो जाता है। तो ग्लो क्यों किया, क्योंकि रोशनी निकल रही है। और रोशनी क्यों निकल रही है, क्योंकि हीट, गर्म होने की वजह से बल्ब का फिलामेंट गर्म हो गया। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ, हीट एंड लाइट में। ये रहा पूरा एनर्जी का कन्वर्जन। यहाँ पहले सेल या बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है उसके कारण वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट के फॉर्म में कहाँ पहुँचा, बल्ब के फिलामेंट में। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट और लाइट में, और हीट और लाइट के कारण ही बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा पूरा एनर्जी का कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। यानी एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास कितना था, 20 किलोग्राम, और उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। हमने उस पर फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी कम हो गई, 5 से 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आपने इस वेलोसिटी को कम करने में कितना वर्क किया, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। ये ऐसा ही है कि मान लीजिए 20 किलोग्राम की कोई गाड़ी आ रही थी 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, आपने उसे रोकना चाहा तो आपने वर्क किया, और वर्क करने के कारण उस गाड़ी की रफ्तार 5 से कम होकर 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आपने कितना वर्क किया उसकी रफ्तार को कम करने में। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा ये बताइए, आपने वर्क किया ना, तो जो वर्क करता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और उतनी ही एनर्जी जो कम हुई है वो जिस पे वर्क किया जाता है उसमें बढ़ जाती है ना। बात समझ में आई। तो यहां आपको ये देखना पड़ेगा कि एनर्जी क्या हो रही है। एनर्जी, आप वर्क कर रहे हो तो गाड़ी थी जो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही थी, आपने अपोजिट डायरेक्शन से जरूर फोर्स लगाया होगा, तभी तो इसकी रफ्तार क्या हो गई, कम। क्या हो गई, रफ्तार कम हो गई। और अब इस ऑब्जेक्ट की जो रफ्तार है वो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्यों कम हुई, स्पीड कम हुई इसलिए क्योंकि आपने अपोजिट डायरेक्शन के से क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगाया तो मान लीजिए कि ये गाड़ी की रफ्तार 5 से 2 मीटर पर सेकेंड होने में गाड़ी कितने दूर जा चुकी है, s डिस्टेंस जा चुकी है ना। कितने दूर जा चुकी है, s डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स भी लगा है, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है, फोर्स अपोजिट लगा है। तो यहाँ वर्क कितना हुआ, वर्क कैसे निकालेंगे। तो जो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी है वो जितना चेंज हुई वो उतनी ही चेंज हुई होगी जितना वर्क आपने किया होगा। यानी यहाँ हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगाना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको दो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ मास कितना है, मास आपका बोला है क्वेश्चन में 20 kg है ना बच्चों, तो ये हो गया 20 kg। और वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 × 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, 25, ये हो जाएगा 5 5 25 × 10, ये हो जाएगा 250 जूल। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 250 जूल। अब क्या निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल निकाल लिया, फाइनल निकाल लेते हैं। फाइनल कितना होगा, हाफ m × v², हाफ इंटू मास कितना है 20,
और वेलोसिटी कितनी है 2 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 1040 जूल। ठीक है, अब वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 40 जूल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 250 जूल। तो ये आ जाएगा आपका कितना -210 जूल। और यही वर्क आपने किया है ताकि, और माइनस में आया है, तो माइनस में तभी आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे। और देखो ये बात तो सही है कि गाड़ी आ रही थी, आपने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो गाड़ी कुछ दूर जाकर उसकी रफ्तार कम हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ, फोर्स पीछे की तरफ लगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो वर्क आएगा वो निगेटिव आएगा, और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी निगेटिव आया, मतलब हमारा आंसर सही है। और जब भी चेंज निकालते हैं तो ये बात याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ये नहीं कि 250 ज़्यादा है तो 250 में से 40 माइनस करेंगे, नहीं, फाइनल 40 है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहां तक हमको आज के इस वीडियो में सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ए मास ऑफ 10 kg इज एट पॉइंट ए ऑन टेबल। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 10 kg है, वो टेबल के पॉइंट ए पर रखा हुआ है, उसको हमने उसी टेबल पे किसी दूसरे पॉइंट पर रख दिया। इट इज मूव टू पॉइंट बी, इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ये मान लीजिए टेबल था, है ना, ये टेबल था, टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, टेबल पे ये ऑब्जेक्ट रखा था, ये पॉइंट ए पर रखा था, आपने इस पे फोर्स लगाया और इसको मूव कराकर आप इसी टेबल पे दूसरे जगह पे रख दिया आपने। तो यानी कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो सेम है ना, जैसे यहां था उसको यहां कर दिया आपने, लेवल तो सेम है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, तो यहां जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगा होगा, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है उसका, आगे की तरफ। तो यहाँ आप ही बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आगे की तरफ हुआ है, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 0। ठीक है, तो यहाँ हमने इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, उसका हमने यहाँ सोल्यूशन देखा। और आई होप कि आपको ये सोल्यूशन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि कब वर्क 0 होता है, कब वर्क पॉजिटिव होता है, कब वर्क निगेटिव होता है, और जब एनर्जी चेंज होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो वर्क के बराबर होती है। और इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आई होप कि अब आपको ये सोल्यूशन मिल गया होगा। बाकी के क्वेश्चन का आंसर भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, तो आपको चैनल पे बने रहना है, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 9th का साइंस का कंटेंट आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा और कंप्लीट सोल्यूशन के साथ मिलेगा। थैंक यू सो मच।